मध्य एशिया का खोतान क्षेत्र बृहत्तर भारत का एक अंग। तकलामकन मरुस्थल के दक्षिणी सिरे पर युरंकाश नदी बहती है। उसकी हरी भरी सुरम्य घाटी का नाम खोतान है। यह क्षेत्र यारकंद से दक्षिण पूर्व में लगभग 200 मील है। युरंकाश और कराकाश नदियां इसे सींचती हैं। दोनों नदियां जहां मिलती हैं, वहीं से उसका सम्मिलित नाम खोतान पड़ जाता है। यह आजकल चीनी तुर्किस्तान के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र पर ईसा से 53 वर्ष पूर्व राजा विजय संभव का शासन था। इसके बाद कण्व राजा भूमिमित्र का शासन हुआ। इन्हीं दिनों कश्मीर से अहर्त विरोचन नामक एक बौद्ध भिक्षु खोतान पहुंचा। उसने राजा को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया और प्रजाजनों ने भी उसे उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। इसी समय सरमा नामक एक बौद्ध विहार बना और संस्कृत से मिलती जुलती ली भाषा का प्रसार हुआ। तिब्बती सूत्रों में प्रथम बौद्ध राजा विजय संभव को ही बताया गया है। उनके वंशज विजय वीर ने कंकतर, चैत्य और गोशंग विहार का निर्माण कराया। इसके बाद इस वंश के 11वें राजा विजय जय ने चीन की राजकुमारी लुशी से अपना विवाह कर लिया। उसके नाम से राजधानी से 6 मील पर लुशी बौद्ध विहार बना। इस प्रकार चीनियों को उस प्रदेश में घुसपैठ करने का अवसर मिला और अंततः उस क्षेत्र की आधी आबादी चीनी और आधी भारतीय हो गई। विजय जय के 3 पुत्र थे। इसमें से विजय धर्म राज्याधिकारी बना, दूसरा धर्मानंद बौद्ध भिक्षु बन गया। उसने भारत की तीर्थ यात्रा की और वापस लौटकर उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्हीं दिनों 8 नए विहार बने। भारत से मंत्र सिद्ध नामक एक प्रकांड विद्वान वहां धर्म प्रचार के लिए पहुंचा। उसने संग तीर नामक एक नए विहार की स्थापना की। सन 404 में चीनी यात्री फाहियान कूचा होता हुआ खोतान पहुंचा। उसने इस क्षेत्र की समृद्धि को भरपूर सराहा है और लिखा है, यहाँ के सब निवासी बौद्ध हैं। घर घर के आगे स्तूप बने हैं। उस देश में 14 बड़े संघाराम हैं। पर्वों पर प्रतिमाओं के शानदार जुलूस निकलते हैं। उसके निर्माण में 80 वर्ष लगे हैं। 3 राजाओं के शासन में वह पूरा हो पाया है। स्तूप की ऊंचाई 290 फुट है। सन 519 में दूसरा यात्री युंगसुंग खोतान पहुंचा। उसने लिखा, यहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, हड्डियों पर स्तूप खड़ा किया जाता है, मृतक के संबंधी सिर के बाल मुड़ाते हैं। सन 644 में तीसरा यात्री ह्वेंगसांग खोतान पहुंचा। उसने लिखा है, यहाँ की भाषा भारतीयों से मिलती जुलती है, लिपि में भी थोड़ा सा ही अंतर है। बौद्ध धर्म को मान्यता है। इस क्षेत्र में 16 के करीब संघाराम हैं। यहाँ का राजा बौद्ध है और अपने को वैराचन वंश का कहता है। तिब्बत के इतिहास में पता चलता है कि सन 1007 में इस क्षेत्र पर एक चीनी राजा लो युल का आधिपत्य हो गया था। उसने बौद्ध धर्म को उखाड़ने के लिए भारी अत्याचार किए। अंततः भिक्षुगण वहां से भाग खड़े हुए और वे तिब्बत तथा गांधार क्षेत्र में छितरा गए। तुर्की इतिहास के अनुसार सन 1000 में तुर्क आक्रांता यूसुफ कादर खान ने इस क्षेत्र पर हमला किया और वहां फैले हुए बुद्ध धर्म को उखाड़कर इस्लाम धर्म की स्थापना की। 125 वर्ष के शासन काल में उन्होंने वहां की जनता में से अधिकांश को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया। 2118 में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने इस क्षेत्र पर हमला किया। उसने मंगोलिया से लेकर ऑस्ट्रिया तक अपना आधिपत्य जमाया। इसी सिलसिले में खोतान भी उसके कब्जे में आ गया। उसके बेटे कुवेलई खान ने इस प्रदेश को पूरी तरह इस्लाम बना दिया। सन 1878 में इस देश पर चीन का कब्जा हो गया। अब वह उसके सिनक्यांग प्रांत का एक प्रमुख अंग बनकर रह गया। ददान यूलिक नगर में भी अभी भी चारों ओर बुद्ध अवशेष बिखरे पड़े हैं। खुदाई में एक और बौद्ध मंदिर निकला है, जिसमें खड़ी और बैठी भगवान बुद्ध की कितनी ही प्रतिमाएं हैं। दीवारों पर तथागत की जीवनचर्या संबंधित भित्ति चित्र हैं। लकड़ी पर गणेश प्रतिमा है। कुबेर
वैश्रवण की मूर्तियां भी मिली हैं। इसी मंदिर में एक ग्रंथ भी मिला है जो ब्राह्मी लिपि में है। ताल पत्रों पर तथा काष्ठ पत्रों पर लिखे और भी लेख हैं। योतकन नगर के पास समज्ञ मो जोह नामक एक स्थान के समीप स्तूपों के सैकड़ों ध्वंसावशेष अभी भी उपलब्ध हैं। हो को के जर्जित बिहार में बुद्ध भगवान के 10 बड़े चित्र तथा ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में ताल पत्रों पर लिखे 8वीं शताब्दी के ग्रंथ मिले हैं। इसी में एक शंकर जी का काष्ठ चित्र भी है। पुरातत्ववेत्ता अर्ल स्टेन ने एंशिएंट खोतान, इनरमोस्ट एशिया आदि ग्रंथों में उन अवशेषों और उद्धरणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है जिनसे खोतान क्षेत्र में प्राचीन काल की बुद्ध संस्कृति पर गहरा प्रकाश पड़ता है। युरंकाश नदी के पश्चिमी किनारे पर बसे रोतकन नगर में जो अवशेष मिले हैं उनमें भारतीय राजाओं के 8 सिक्के मिले हैं। उनमें से 6 काश्मीरी शासकों के हैं और 2 काबुल के हिंदू राजा सामंत रबे के हैं। एक मुहर पर गौमाता की छाप है। नियनगर में खरोष्ट्री लिपि और संस्कृत भाषा में काष्ठ पत्रकों पर लिखे लेख मिले हैं। कुछ चमड़े पर भी लिखे हैं। एक स्तूप तो अभी भी वहां जीवित अवस्था में खड़ा है जिसकी दीवारों पर बुद्ध के चित्र बने हैं। एंदेर नगर के समीप रेत के टीले में दबा एक मंदिर मिला है जिसमें बुद्ध की 4 मूर्तियां और कुछ रत्न जटित आभूषण भी मिले हैं। एक गणेश चित्र भी है। तिब्बती भाषा में लिखा शालिन स्तंभ सूत्र भी यहाँ प्राप्त हुआ है। जलाय मजर स्थान के आसपास बौद्ध विहारों के ढेरों अवशेष बिखरे पड़े हैं। अर्क कदम तिमी नगर का जर्जर स्तूप वहां किसी समय की बढ़ी चढ़ी बौद्ध संस्कृति का स्मरण दिलाता है। अक्सिपिल के ध्वस्त मंदिर की दीवारों पर तथागत की अभय मुद्रा में मूर्तियां बनी हैं। ऐसी ही अन्य कितनी ही टूटी मूर्तियां यहाँ उपलब्ध हुई हैं। अक्सिपिल के उत्तर में रेत के टीलों में दबा किसी समय का रबक विहार और स्तूप मिला है। इसमें आदम कद बुद्ध प्रतिमा भी है। भित्ति चित्रों में बुद्ध के जीवन वृत्तांत से संबंधित घटनाएं अंकित हैं। इतिहास बताता है कि खोतान को अशोक पुत्र कुस्तन ने ईसा से 240 वर्ष पूर्व बसाया। उसके प्रपौत्र विजय संभव ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष रुचि ली और पहला विहार ईसा से 211 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ। 8वीं सदी तक इस क्षेत्र में लगभग 1000 वर्ष तक बौद्ध धर्म छाया रहा। निय, कालमदन, चर्चेन, क्रोराइना, लूलन और कोकूक काशनर उसके प्रमुख केंद्र थे। आज का चीनी तुर्कस्तान ईसा की प्रथम शताब्दी में 4 राज्यों में बटा था। पहला मरूक, अक्सू, दूसरा आंग्र देश, कर शहर, तीसरा का ओ चंग, चौथा कूचा। इन चारों में सबसे समृद्ध था कूचा, जहां बौद्ध धर्म की गहरी जड़ें जमी। चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि उन दिनों कूचा में लगभग 1000 बौद्ध विहार और मंदिर थे। स्तूपों का जाल बिछा हुआ था। यहीं से शेष 3 राज्यों में प्रचार की योजना बनाई जाती थी। बौद्ध साहित्य का क्षेत्र की भाषाओं में अनुवाद कार्य करने के लिए राज्याश्रय से बड़ी राशि प्राप्त होती थी। सहस्त्रों विद्वान उस कार्य में जुटे रहते थे। इन ग्रंथों को वहां के धर्म स्थानों और पुस्तकालयों में सम्मान पूर्वक स्थान मिला। इससे इस विचारधारा के व्यापक बनने में बड़ी सहायता मिली। इससे पूर्व उस क्षेत्र में कन्फ्यूशियस धर्म और ताओ मत फैला हुआ था। निसंदेह बौद्ध दर्शन उसकी तुलना में अधिक गहरा और अधिक प्रभाव उत्पादक था। साथ ही बौद्ध भिक्षु स्वयं जिस प्रकार का आदर्श जीवन व्यतीत करते थे वह भी कम आकर्षक नहीं था। जनता का हृदय जीतने और बुद्धि को आकर्षित करने में इन दोनों ही कारणों से आशाजनक सफलता प्राप्त हुई। बुद्धिजीवियों ने उसका भरपूर समर्थन और स्वागत किया। विद्वान माओ त्संग ने 2वीं शताब्दी के अंत में एक वार्तिक भाष्य लिखा जिसमें बौद्ध धर्म के साथ चीन के प्रचलित धर्मों की तुलना की गई और बौद्ध दर्शन को हर दृष्टि से श्रेष्ठ ठहराया। ऐसा ही प्रतिपादन अन्य स्थानीय विद्वानों ने भी किया। युन कांग हंडमेन, उन हुआंग,
आदि से उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य की भली प्रकार पुष्टि होती है। ईसा की प्रथम सदी में मध्य एशिया के खोतान से लबनौर तक के लंबे प्रदेश में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। इस प्रदेश की सरकारी भाषा खरोष्ट्री थी, जिसे संस्कृत की ही पुत्री कहा जा सकता है। इलियट कृत हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ग्रंथ से स्पष्ट है कि मध्य एशिया की तारिम घाटी में किसी समय बौद्ध धर्म ही व्याप्त था। उस क्षेत्र की सीमा थी उत्तर में टिनशान पर्वत श्रेणी, दक्षिण में कश्मीर, तिब्बती पठार और कुनलुन पर्वत श्रेणी, पूर्व में चीन, ननशन पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में इमोस पर्वत श्रेणी। इस क्षेत्र को आजकल रूसी और चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। यह 36 से 46 अक्षांश, 76 से 12 देशांश ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है। तारिम घाटी की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 100 मील है और उत्तर में कूचा से लेकर दक्षिण में कुनलुन तलहटी तक की चौड़ाई 300 मील से कम नहीं है। बौद्ध धर्म इस क्षेत्र में मुद्दतों तक फला फूला। मध्य एशिया यद्यपि एक विस्तृत क्षेत्र है, किंतु उसका बड़ा भाग मरुस्थलीय है। इसके पूर्व और पश्चिम में तकला मकन का मरुस्थल है, जिसकी सीमा पर निजना, बारकंद एवं तारिम नदियों की घाटियों पर मरुद्यानों, ओसिस के हरे भरे मैदान हैं। दक्षिण में कुनकुन पर्वत की तलहटी के ढलवा किनारों पर भी मरुद्यानों की पट्टियां हैं। पश्चिम एवं उत्तर में काशनगर, यारकंद, कूचा और कर शहर एवं दक्षिण में खोतान के प्रसिद्ध मरुद्यान अवस्थित हैं। मध्य एशिया के विस्तृत क्षेत्र में बसने योग्य स्थान केवल मरुद्यान ही थे, जिनके इर्द गिर्द ही विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे। उन्हीं क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार था। कुछ शताब्दियों तक यह क्षेत्र बौद्ध धर्म एवं संस्कृति के केंद्र बने रहे। अब चीनियों का अधिकार हो जाने से सभी स्थानों के नाम भी बदल गए हैं। अब काशगर को शां, कूचा को फू चिह, यारकंद को ना फोवो, निय को नीजम, तुरफन को कावचेंग, खोतान को कुस्तन कहा जाता है। इनमें तारिम घाटी के दक्षिण में खोतान सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण उद्यान है। सेनट कृत खरोष्ट्री डॉक्यूमेंट्स ग्रंथ में 5 छोटे राज्यों की चर्चा है, जिनके नाम पेपिया, तजक, अमगोक, माहिरी एवं मास्यान थे। इनके राजा कुशान शाही पदवी धारण करते थे। उन्हें महाराज, रायतिराय और देवपुत्र भी कहा जाता था। बहुत प्राचीन काल में चीन का पश्चिम से संबंध 2 व्यापारिक मार्गों द्वारा स्थापित था। यह मार्ग मध्य एशिया होकर जाते थे। चीन की सीमा से तारिम घाटी होकर बलख तक यह मार्ग चले गए थे। इन्हें सिल्क मार्ग कहा जाता था। चीन का रेशम रोमन साम्राज्य के देशों में बड़े पैमाने पर इन्हीं रास्तों से जाता था, इसीलिए उनका नाम सिल्क मार्ग पड़ गया था। पहली शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इन रास्तों का व्यवसाय तथा यातायात प्रयोजनों के लिए भरपूर प्रयोग होता था। इनके अतिरिक्त एक तीसरा मार्ग और था, जो भारत और मध्य एशिया को मिलाता था। यह श्रीनगर से गिलगिट होता हुआ काशनगर तक पहुंचता था। भारत से मध्य एशिया में बुद्ध धर्म मुख्यतः इसी मार्ग से गया था। कांसू प्रांत में स्थित तुनहांग नगर 3री शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रचारकों का प्रमुख केंद्र था। शोधकर्ता इलियट के तत्वाधान में फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ताओं ने कुचियन, खोतानी, सिरिक, तिब्बती और संस्कृत भाषा के जो प्राचीन ग्रंथ एवं लेख उपलब्ध किए हैं, उनमें बौद्ध धर्म द्वारा बहुत कठिनाइयों का सामना करके इस मार्ग का निर्माण और उपयोग करने का उल्लेख है। सैंड बरिड रुइंस ऑफ खोतान ग्रंथ में भी इस मार्ग के प्रयोजन, निर्माण और उपयोग की चर्चा है। बौद्ध इतिहासकार बुद्ध घोष ने इस क्षेत्र का उल्लेख कुरुरथ्य नाम से किया है। उसने अपने ग्रंथ पापांक दानी में भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करने के लिए उत्साही धर्म प्रचारकों के भारत से जाने की चर्चा की है। पर जिटेर कृत डायनेस्टीज ऑफ द कली एज, कलियुगी नर राजाओं की वंशावली में उल्लेख है
कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के उपरांत सम्राट अशोक ने बौद्ध गुरु मोदगली पुत्र तिष्य के निर्देशन में तृतीय बौद्ध महासभा संगति बुलाई, जिसमें निश्चय किया गया कि तथागत के धर्म संदेशों का प्रसार करने के लिए विदेशों में धर्म पुरोहित भेजे जाएं। तदनुसार गांधार के लिए मच्छझांतिक, यूनान में महारक्षित और लंका में महामहिंद के नेतृत्व में धर्म विजय के लिए प्रचार मंडल भेजे गए। इस निर्णय का उल्लेख टार्डनर कृत इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ महावंश में भी है और अशोक के 13वें शिलालेख में भी उसकी चर्चा है। कनिष्क का राज्य खोतान से लेकर सिंध तक फैला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय की वृद्धि उसकी सहायता से ही हुई थी। उसमें छात्रों के अतिरिक्त 3000 अध्यापकों तथा प्रचारकों के रहने योग्य कमरे बने थे। मथुरा में कनिष्क की मूर्ति के साथ जो शिलालेख पाया गया है, उससे प्रतीत होता है कि उसका राज्य बढ़ते बढ़ते मथुरा तक पहुंच गया था। एपिग्राफिक इंडिया ग्रंथ के भाग 6 में विस्तार पूर्वक उन प्रमाणों का संकलन है जिनसे यह सिद्ध होता है कि मध्य एशिया के सुविस्तृत भाग में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। प्राकृत और संस्कृत के अतिरिक्त उस क्षेत्र में खरोष्ट्री, उइगुरु, तोरवारी, खोतानी, कूची, सोगरी आदि जो स्थानीय भाषाएं प्रचलित थीं, उनमें भी बौद्ध के ग्रंथों का अनुवाद उपलब्ध हुआ है। पुरातत्ववेत्ताओं ने मध्य एशिया क्षेत्र के पिछले इतिहास पर प्रकाश डालने वाली खोजें बहुत परिश्रम पूर्वक की हैं। कॉलोनेल बोवर ने भोजपत्रों पर लिखा एक प्राचीन ग्रंथ बहुत कीमत देकर खरीदा था। यह शेषाकृत में कुमतुरा स्थान में रेत के नीचे गड़ा हुआ मिला था। यह 4वीं शताब्दी का संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। फ्रांसीसी विद्वान डुट्रेल डिरिन्स ने भी खोतान से ऐसा ही भोजपत्रों पर लिखा हुआ प्राचीन ग्रंथ प्राप्त किया था। यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद ग्रंथ है, जो प्राकृतिक भाषा में है और खरोष्ट्री लिपि में 2वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसी प्रकार सर अर्लस्टेन, वहान लोकुट, पॉल पिलियर, सेनर्ट, बुहलर, कोनाव आदि विद्वानों ने इस प्रकार की खोज में बहुत प्रयत्न किया है। रूस के क्लेमेंटेज और जापान के काउंट ओनानी भी इन प्रयत्नों में पीछे नहीं रहे हैं। हार्नेल रचित मैन्युस्क्रिप्ट रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फाइंड इन तुर्किस्तान ग्रंथ में इन खोजों का निष्कर्म प्रस्तुत किया गया है। इनके अतिरिक्त H.W. बेली के बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स, नानजियो के अ कैटलॉग ऑफ द चाइनीज ट्रांसलेशन ऑफ द बुद्धिस्ट ट्रिपिटिक, टी बैरो के द लैंग्वेज ऑफ खरोष्ट्री डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम चाइनीज तुर्किस्तान, जे टाकाकुम कृत अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन आदि ग्रंथों में विस्तार पूर्वक इन खोजों का वर्णन किया गया है, जो प्राचीन काल में मध्य एशिया के सुविस्तृत क्षेत्र पर प्रकाश डालती है। पिछले दिनों इस प्रकाश के जो प्रमाण मिले हैं, उनकी संख्या 764 है। 17वीं शताब्दी के प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा समुदाय मध्य एशिया के ताशकंद नगर तथा आसपास के कस्बों में बसा हुआ था। ताशकंद, बुखारा, समरकंद आदि में उनकी कितनी ही कारवासराएं थी। मारगोलान, नेपा नगर में भारतीयों की अच्छी बस्तियां बसी हुई थी। समरकंद और बुखारा की चाय मंडी पर उनका आधिपत्य था। मध्य एशिया का तुर्किस्तानी भाग पीछे कुछ तो रूस में जुड़ गया और कुछ चीन में। इससे पूर्व उसकी स्थिति स्वतंत्र थी। इस समय वहां भारतीय विभिन्न व्यवसायों में लगे थे। जौहरी, स्वर्णकार, व्यापारी, साहूकार, वस्त्र निर्माता, किसान, पुस्तक व्यवसायी आदि वर्गों में भारतीयों की बहुत संख्या थी। मध्य एशिया में बुद्ध धर्म किस प्रकार बोया गया, उगाया गया और बढ़ाया गया, इस संबंध में अधिक जानकारी देने वाली कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की नामावली इस प्रकार है। पहली, अनकुमा कृत डिक्शनरी ऑफ द बुद्धिस्ट इंडियन प्रॉपर नेम्स। दूसरा, रतन चंद्र अग्रवाल कृत लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन चाइनीज तुर्किस्तान। तीसरी, P.C. बागची कृत इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। चौथी, चारू सियांग कांग कृत इंडो चाइना रिलेशंस। पांचवी, हेडिचिन कृत सेंट्रल इंडिया एंड तिब्बत। छठवीं, विलियम मांटागोमरी कृत द अर्ली एम्पायर्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सातवीं,
एन दत्ताकृत गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स। चीनी क्षेत्र में भारत से पहुंचे बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद कब, किस प्रकार, किसके द्वारा हुआ, इसका विवरण जानने के लिए अकनुमा कृत द कंपैरेटिव कैटलॉग ऑफ चाइनीज आगमाज एंड पाली निकायाज, अनेस की कृत पॉली एलिमेंट्स इन चाइनीज बुद्धिज्म आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। बौद्ध धर्म के भारत से मध्य एशिया पहुंचने का मध्य केंद्र कश्मीर रहा है। दोनों देशों के बीच भाषा संपर्क बनाने संबंधी साधन उपलब्ध कराने की सुविधा कश्मीर से ही संपन्न होती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में कश्मीरी पंडितों का ही बाहुल्य था। कुमार जीव संघभूति, यशस पुष्यन्नाथ, धर्म यशस, बुद्ध यशस, विमलाक्ष, धर्ममित्र, धर्मक्षेम, जीवगुप्त, धर्मगुप्त, धर्मकंद, अजित गुप्त, काश्यप मातंग, बोधिरुचि, सुधाकर सिंह, उपशून्य आदि उद्भट विद्वान तथा परम नैष्टिक बौद्ध भिक्षु मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा विस्तारकर्ता माने जाते हैं। इनमें से अधिकांश का परिचय विवरण यही बताता है कि उनमें से कितने ही तो कश्मीर तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में ही जन्मे थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक बड़ा विभाग इसी प्रयोजन के लिए था कि वह भारत से मध्य एशिया जाने वालों तथा एशिया से भारत आने वालों की भाषा संबंधी कठिनाई को दूर करें और भौगोलिक तथा सामाजिक स्थिति से परिचय कराएं। इतना ही नहीं, वह इन लोगों के लिए आवश्यक साधन सामग्री भी जुटाता था। तक्षशिला में यह विशेषता नालंदा से भी कहीं अधिक थी। नालंदा में इस प्रकार का प्रशिक्षण तो था, पर वह भारत के मध्य में अवस्थित होने के कारण व्यावहारिक दृष्टि से बहुत अधिक कार्य नहीं कर सकता था। भारतीय धर्म प्रचारकों को इस बात का सदा ध्यान रहा कि वे स्थानीय धर्म प्रचारक तैयार करें। इस दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर ही इतनी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकना संभव हो सका और एशिया महाद्वीप का प्रायः आधा भाग बौद्ध धर्म के झंडे के नीचे आकर खड़ा हो सका। आंग शी को तो बुद्ध की तरह ही एक समृद्ध राज्य के राजकुमार थे, जिन्होंने राजपाट छोड़कर प्रविज्ञा की दीक्षा ली थी। पार्थिया से चलकर वे चीन पहुंचे और राजा प्रजा के दोनों क्षेत्र को अपने तप, त्याग और प्रवचनों से प्रभावित करते रहे। लेकिन बौद्धिक UN चाइने ग्रंथ में शीको के कार्यकलाप पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। चिलुकीय, चाउ, अनह्युइनेन, चियो, काडमोड सियाट चुत, तीतन, कोकांग, कियू आदि विद्वान मध्य एशिया के ही निवासी थे। स्थानीय परिस्थितियों से अधिक परिचित होने तथा भाषा संबंधी कठिनाई से बचे होने के कारण उनकी सफलताएं और भी अधिक सुविस्तृत एवं सहज संभव हो सकीं।